अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसुतुल्लाह खान और शाहजेब जिलानी। और आज कॉल इन डे है, नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं आपको बता भी देता हूं। 02132330927 और 27 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। जाहिर है कि अब तक आपको पता लग गया होगा कि आज की दो बड़ी खबरें क्या हैं। एक तो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नाअहली, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया है, और दूसरा है कि पाकिस्तान को बिल आखिर ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। अभी 5-6 हफ्ते लगेंगे लेकिन गेम ख़त्म हो गई है। ढाई खबर है यार मैं मेरे साथ पूरी खबर है वो कि भाई अब के बाद सियासत में फ़ौज मुलविस नहीं होगी और 5 हफ्ते में हम वाकई चले जाएंगे। एक रीएश्योरेंस आ जाएगी और वो भी बहुत अच्छी टाइमिंग पे आई है। उसका भी काफ़ी लोगों ने शुक्र आज मैंने एक बार फिर सिगरेट नहीं पीने का फैसला। तुम तो ओके ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो मिस हो गया। देखिए इसीलिए तो आप दो में साथ है ना, हम है ना बंदे से। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यार नाम नहीं ले सकते ना, बस बात समझ जाए ना। ले लिया इन्होंने, अब आप चलो ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यकीन दहानी करवाई है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, 3.5 खबरें हैं, 3.5 खबरें, ठीक है। और अच्छा, जहाँ तक खान साहब की नाअहली की बात है, जाहिर है कि इस वक्त बहुत स्पेकुलेशन हो रही है कि जी इसकी मुद्दत क्या होगी। क्या ये सिर्फ अगले इंतखाबात तक है, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह 5 साल की है, या नवाज शरीफ साहब की तरह ताहयात है। अभी इसके बारे में 100% किसी को कुछ नहीं पता। ताहयात वैसे नहीं होने वाली, मेरे नहीं ख्याल के 5 साल की भी होगी। मुझे फीलिंग जो है कि ये अभी will be till the next elections या temporary। So हमारी जो इलेक्शन कमीशन के वो साबिक सेक्रेटरी हैं कमर दिलशाद, उनकी राय ये है कि ये सिर्फ मौजूदा पार्लियामान की हद तक है। बस अगले इलेक्शन, इसका मतलब है कि 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब कंटेस्ट कर सकते हैं। ये उनका व्यू है। जाहिर है कि जो मेरा ख्याल है PML नून वाले लॉयर्स हैं वो बोलेंगे कि नहीं, बस लंबा सीन भर के लिए। लंबा सीन, जाहिर है। लेकिन जब तक तफसीली फैसला नहीं आता ये स्पेकुलेशन चलती ही रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि अनकरीब तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा। तो अगर आप इन ख़बरों पर बात करना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करना चाहें तो हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। आपका दिन है, हम आपकी बातें सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जवाब दें। पहले कॉलर है हमारे कामरान अली भाई नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, आपको पिछले जुमे बहुत मिस किया हमने जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़े कॉलर थे तो नहीं यार सर, आपसे ज़्यादा बड़ा हमारे लिए कोई कॉलर है ही नहीं कामरान भाई, क्या बात करें आप। लाइक़ अफसोस है पर भाई से हैरत नहीं, कामयाबी उसकी इबरतनाक नाकामी के बाद। कितना शातिर है सियासतदान अपने मुल्क का, और भी मकबूल हो जाता है बदनामी के बाद। वाह वाह, बड़े इलेक्शन कमीशन का जो है वो इलेक्शन कमीशन का एहतसाब होना चाहिए। अब इमरान खान बेचारा 5 सीटों से जीता है और उसको नाअहल कर दिया इसी हफ्ते, देख ले यार। और दूसरा है वो जो है जैसे ही नाअहली हुई इमरान खान की, वो आर्मी चीफ साहब का भी बयान आ गया कि मैंने एक्सटेंशन एक और एक्सटेंशन नहीं लेनी, वो एक और का इजाफा मैंने कर दिया है। सही है। तो अब ये है कि ये इतना जो पैसा जाया किया गया अवाम का, उसका थोड़ा सा एहतसाब होना चाहिए। और दूसरा ये है, एक चीज मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ वजीर खजाना इसहाक डार साहब की। हेलो जी सॉरी सर जी, मैं ये वजीर खजाना इसहाक डार साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सोने का रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट से 13 से 14 हजार रुपए फी तोला ज्यादा चल रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं? और क्योंकि डॉलर का रेट स्टेट बैंक का जो है पाकिस्तान का वो 220 रुपए का है, लेकिन पाकिस्तान में जो सोने का रेट है वो 240 रुपए के हिसाब से चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा कामरान भाई, जहाँ तक वो पैसे, अवाम के पैसे ज़ाया होने वाली बात है, तो 5 सीटों पर तो वैसे ही ज़ाया हो रहे थे, राइट? बिकॉज अगर मतलब नहीं, 6 सीटें तो जीती थी ना। तो अगर नाअहल नहीं होते तो 1 सीट रखते ना, तो 5 सीटों तो थे, ऑलरेडी थे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 की 6 ही छोड़ते हैं। ओके, यू आर राइट। तो इसमें बेचारे मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन का कम है इतना उनका। अवाम के पैसे का क्यों वैसे भी बात कर रहे हैं? अवाम का पैसा इस पे ना ज़ाया होता, किसी और चीज़ पे ज़ाया होता, लेकिन ज़ाया ज़रूर होता। ज़ाया तो होना। ओके, आई कांट आर्ग्यू विद दैट। अगले कॉलर है हमारे राहील अशर साहब कराची से। वालेकुम अस्सलाम सर।
पहले जी मैं बड़ी माजरत आपसे कि जी पिछली दफा वो स्लिप ऑफ टंग से आपका नाम मेरे मुंह से नहीं कुछ नहीं होता यार। हाँ नहीं वो होता है। अच्छा मैं बात करूंगा, पहले तो आपने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी कि पाकिस्तान बिला के ग्रेड लिस्ट से निकल गया FATF से। पाकिस्तान ने काफी साल ये पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार जी लटकी हुई थी, बिल आखिर वो आज पाकिस्तान के सर से हट गए। आज मैं बात करूंगा जी अभी जो फैसला आया इसमें 2-3 बात करूंगा। नंबर 1 के जी मकाफात अमल होता है 2017 में जिस तरह इमरान खान जिन की सपोर्ट लेकर नवाज शरीफ को नाअहल कराने निकले थे, आज वही तलवार उनके ऊपर गिर गई। आप एक उंगली किसी को उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है। दूसरी बात, आज फवाद चौधरी साहब की बात तो खैर होती है हमेशा जी, उन्होंने कहा जी 22 करोड़ आवाम का अनडिस्प्यूटेड लीडर। मैंने आपसे सवाल करो 2018 में 1 करोड़ 30 लाख वोट मिले थे, अभी जो वोट मिले हैं इनको जो पिछले संडे को हुआ उसमें 90,000, ये लाख की फिगर भी क्रॉस नहीं कर सके कहीं, 90,000 मिले तो मुखालिफिन को 70,000 80,000 के करीब वोट मिले हैं। वो अगर मानते बात तो उस तरह होता है जैसे एक जमाने में कराची में MQM को 1.5 लाख वोट मिलता था तो उनके मुखालिफिन को 10-15 हज़ार मिलता। आखिरी बात पॉइंट लॉजिक तो है इसमें। हाँ ये सियासतदान जो हैं ये आपस में एक दूसरे की चप्पल टांगे खींचने की वजह से आज देखें कि 2 बड़ी पार्टी के लीडर नाअहल हो चुके हैं। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, जो उनको लेकर आए उन्होंने क्या किया, मोहम्मद खान जनेजो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर इमरान, इनका मैं कहता हूँ सारे कसूरवार ये खुद हैं। ये जिसकी तरफ उंगली उठाते हैं उनका कसूर नहीं, आप उनके मोरे क्यों बनते हैं? आप आपस में इख्तलाफात करते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जी इसको हटाओ मैं आ जाता हूँ। एक अगर नाराज होता है कि जी मैं अगर अपना सीना तान के खड़ा होता हूँ तो दूसरा पीछे से आ जाते हैं, जी चले हम आपके साथ आ जाते हैं। तो इनको आज ब्लेम पाकिस्तान के सियासतदान को अपने आप को खुद करना चाहिए कि जो आज पाकिस्तान की सियासत ये नाअहली की तरफ पहुंची है, ये हमारे सारे सियासतदान का किया धरा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आज तो फुल फॉर्म में आए हैं रहीम भाई। अच्छा 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं, ठीक है। अच्छा ये जो नाअहली वाली बात है ना, मुझे पता है क्या लगता है, ये 58(2)B का सैशे पैकेट है। हाँ और ये मतलब 2017 में बाजार में तो मिल रहा था। और अब आप देखें राइट कि अब ये जिन्होंने बात की ना कि PTI के सपोर्टर्स, अच्छा अब ये जो आज जो फैसला आया है जाहिर है कि ये नाइंसाफ़ी है, ये कानून कोई मतलब अपनी धज्जियाँ उड़ा दी हैं मुखालफिन नहीं बात सुने ना, PTI के मुताबिक मुखालफिन के खिलाफ एग्जैक्टली यही वर्डिक्ट है, वो रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल तो अगेन वही बात है ना, और इनका जो इशारा था ना कि गेम तो वही है ना यार, पूरे 90 की दिहाई में तो आपने PPP और नून लीग को लड़ाया, तो बिल आखिर उनको गेम समझ आ गई, थोड़ा बहुत वो घिसा पिटा सा जैसे भी था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने बनाया, उसके बाद भी मसले हुए राइट, गवर्नर्स रूल हुआ, मेमो गेट हुआ, लेकिन एक मिनिमम कंसेंसस आपने बनाने की कोशिश की। अच्छा फिर ये आ जाते हैं, तो पॉइंट इज कि वो क्या है ना कि चिराग तो सबके बुझाएंगे हवा। लेकिन एक चीज़ है, जैसे इन्होंने कहा ना कि सारे सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं, जब हम ये बात कहते हैं एक हद तक सही भी है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ सियासी जमातें इवॉल्व हुई हैं धक्के खा के ना, और जैसे ही वो किसी एक पेज पे आती हैं तो फिर गेम खराब की जाती है बाय ब्रिंगिंग इन समबडी लाइक इमरान खान, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो डिसरप्टर हैं, वो गेम खेलना नहीं चाहते, वो पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहते, तो जो बाकी सारी जमातों का कंसेंसस है वो उसको ख़राब कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये भी समझ जाएंगे किसी दिन? मेरे अमीन दुआई कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं, बट थर्ड कॉलर कौन थे हमारे? माद इफ्तिखार साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। मेरा एक सवाल है कि आज जैसे एक बयान आया कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो इस बयान को हम एक एज ए नॉर्मल सिटीजन क्या लें कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इसको पास्ट और फ्यूचर में हम इंश्योर कैसे करें? दूसरा मेरा सवाल ये कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उसका एज अ बिजनेसमैन मैंने देखा था एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा था हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे, ओवरऑल पाकिस्तान के बिजनेस पे भी। तो इसका आगे क्या आपको लगता है कि इमरान खान नाअहल हुए उसका हमारे मुल्क पे क्या असर पड़े? मुझे इन 2 सवालों के अगर आप वो सब पहला वाला तो आप दे दो। आज तो रुपए की वैल्यू बढ़ी है डॉलर के मुकाबले में, कोई 6 दिन के बाद, एक दिन नहीं अब फॉरेन इंडिकेटर तो यही है जो मेरे सामने रखा हुआ था, वो मैंने बता दिया। और बाकी क्या था? बाकी ये था कि जी कि आइंदा सियासत में मुलविस नहीं होंगे, तो
तो नॉर्मल सिटीजन, हाँ, तो अगर नॉर्मल सिटीजन इसको कैसे ले? नहीं, मैं तो फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। इस तरह ले जिस तरह मैंने प्रोग्राम से पहले तुम्हें बताया था। हाँ, बताया ना, दोबारा बताया ना। अगर चीता ये ऐलान कर दे कि आज से वो लोमड़ी है तो मैं तो मान लूंगा। हाँ, मतलब हर चीज़ की एक फितरत होती है ना, वो अपनी फितरत के खिलाफ अगर कोई जा सकता है तो मतलब देखिए आप लोग यार आप बहुत मतलब अजीब गद्दारों वाली बातें कर रहे होते हैं। फरा सलान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा क्वेश्चन है, आप लोग पाकिस्तान को या तो चला लें या पूरी पब्लिक को जहर दे के मार दें, या तो आप खुल के सामने आ जाएं, प्ले अ रोल प्रॉपरली, और अगर आप खुल के सामने नहीं आ सकते तो प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिकल फिगर्स जो आगे मुल्क को ले जाना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं। लेट देम वर्क। हर जगह आप मौजूद हैं, हर इदारे में आप मौजूद हैं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, खान साहब से लाइकनेस इसलिए है क्योंकि ही इज द लास्ट होप वी थिंक फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ही वो बंदा लास्ट होप है। जब वो गलत परफॉर्म कर रहा था तो हम उसको वोट देने के बावजूद उसके अगेंस्ट गए। हमने अपने हर फोरम पे, मतलब पब्लिकली जब हो रही होती हैं बातें हमारे ऑफिसेज के अंदर एंड ऑल दैट, हमने उनको कंडेम किया कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, उस शख्स ने गलतियां की लेकिन उसने अपनी गलतियों को सुधारा, जिसको मीडिया ने भी कहा कि ये गलत कर रहा है। ठीक है, रोज यू टर्न लेता है। वी लव आवर आर्मी। हम अपनी उन शोहदा को सलाम करते हैं, हमें मोहब्बत है, इश्क है अपनी आर्मी से। खान, अगर आपको लगता है तो आप उसे गलतियां करने देते ना, आज आप उसे गलतियां करने देते, वो अपनी की हुई गलतियों को भुगतता। ये एक बहुत कुछ कई बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है फरा साहब। एक तो कि जब किसी भी दौर में सिस्टम डिसरप्ट होता है, जो जिस बंदे को आपने हटाया है उसकी जो पुरानी गलतियां हैं वो धुल जाती हैं, वो कवर हो जाती हैं। मजलूम बन जाता है, मजलूम बन जाता है, और फिर वो मतलब ही सर्वाइव्स ऑन एंड ऑन, चाहे वो फिजिकली सर्वाइव हो या ना हो। देखें ना, जब आप तख्ता उलटते हैं किसी का या किसी को शहीद कर देते हैं, इसमें तो एक पार्लियामेंट के अंदर से एक चेंज आया ना। हाँ, मतलब जो मोडम है तब्दीली का, वो भी बहुत मैटर करता है कि किसी ने गन पॉइंट पे आपको हटाया, किसी ने क्या किया, वो चेंज होता रहा है। बट माई पॉइंट इज कि देखिए, एक आर्ग्यूमेंट तो आप बना सकते हैं ना, जैसे पीटीआई कहती है कि जी पहले वो हमारे साथ थे, जैसे वो हटे तो ये गिर गई। आई अंडरस्टैंड कि बिल्कुल हम इसको मतलब फॉर एग्जांपल जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ है उसके साथ हम कतई कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें मेथोडोलॉजी में भी एक एवोल्यूशन तो आई है ना सर। वो पहले अब बाय लॉ होता है ना, अब बाय लॉ होता है। अच्छा, बाय लॉ ही हुआ था, वो भी बाय लॉ हुआ था, लेकिन फिर लॉ बिकम्स लेस ड्रैकोनियन। जैसे 58(2)B थी, 58(2)B आपने हटा दी, वो फिर तरीका आपके हाथ से निकल गया। फिर हम नाहेली पर आ गए एंड सो ऑन। लेकिन मेन पॉइंट जो है कि आप हर बंदे को अपना काम करने दें। माली को जो है आप बाग संभालने दें, कुक को खाना पकाने दें, चौकीदार को जो है वो सिक्योरिटी देखने दें। तब यार बात ये है कि हर आदमी को ये नजर आता है जैसे ये सब कल ही हुआ है ना। ये जैसे इन्होंने कहा पिछले 6 महीने में ये हुआ, ये पिछले 6 महीने की कहानी नहीं है। ये जब 1968 में जो आपने अयूब खान की मिसाल दी, अयूब खान के खिलाफ आपने जो नारों की मिसाल दी, ये कहानी 1968 की स्टूडेंट मूवमेंट से चल रही है। सबक लेना होता वहाँ ले लेते, 71 हुआ, सबक लेना होता वहाँ लेते कि ये हमारी गेम ही नहीं है। भुट्टो के साथ जो हुआ वहाँ सबक लेना होता, ले सकते थे। फिर उसके बाद जो 90s में उथल पुथल हुई कि आज ये मोरा, कल ये मोरा, परसों ये मोरा, वो भी कहानी नहीं चल सकी, वहाँ भी सबक ले सकते थे। और फिर नवाज शरीफ का फिर वज़ीर मुशर्रफ के यहाँ जाना, फिर सऊदी अरब जाना, और फिर जरदारी, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, और फिर नवाज शरीफ को लाके उसके साथ जो हुआ, और फिर इमरान खान को लाने के बाद जो कुछ हुआ, ये जो आप कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि मैं या कोई भी साइंटिस्ट, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, सॉरी, कोई भी साइंटिस्ट
3 बार एक तजर्बा करेगा या 4 बार एक तजर्बा करेगा, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा यार ये इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ गालिबन वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक तजर्बा 8 बार करने के बावजूद भी नतीजा ये निकल रहा है कि नहीं चल पा रहा, फिर भी आप जो है उसको थोड़ा सा 19-20 करके दोबारा दोहरा देते हैं। तो अब इस स्टेट ऑफ माइंड का क्या किया जाए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का तो हम बाद में करेंगे। देखिए ये अच्छी बात है कि अब पीटीआई के सपोर्टर्स को भी ये बात समझ में आ गई, लेकिन 6 महीने पहले तक नहीं पे सरकार, लेकिन पता है एक चीज समझ सिर्फ इसलिए समझ में आई है कि इस वक्त उनका लीडर जो है मुसीबत में है। फराज साहब बिल्कुल, अब फराज साहब जो बातें कर रही हैं आई एग्री विद मोस्ट ऑफ देम, लेकिन वही जो 6 महीने वाली बात है ना यार, ये वही बातें हैं जो 2017-2018 में नून लीग के सपोर्टर करते हैं। और उससे पहले आप अच्छा, आपको मतलब अपना दुख नजर आता है, आपको बाकियों का नहीं नजर आता। तो वही बात है ना कि जब तक चाहे चोर है डकैत है जी, मान लिया, जब तक आप सब साथ बैठकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं डेवलप करेंगे, आज खान साहब है कल कोई और होगा। और ये जो आप जिसे कह रहे हैं ना चोर और डकैत, यही चोर और डकैत थे जिन्हें कल कोड़े पड़ रहे थे, यही चोर और डकैत थे जिन्हें शाही किले में बर्फ की सिलों पे लिटाया जा रहा था। ये वो वाले चोर और डकैत हैं। आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि 2018 से लेके आज तक दुनिया 2018 में नहीं बनी। तो ये सारी चीजें जब तक आपके पेश नजर नहीं होगी और आप सिर्फ अपने लीडर की बात करेंगे और बाकी हिस्ट्री से काट के करेंगे, तो आपके साथ इससे भी बुरा होगा। आज जुमा है, ज़रा हटके में हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। काफ़ी सारी कॉल्स अभी कॉलर्स वेट कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं दुबई, जहां से अली आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी पूरी टीम को सलाम है और आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत मेहरबानी, काफी अच्छे से देख रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से भी शिकायत है मुझे जी। शिकायत ये है कि सच तो मीडिया हो या कोई भी हो, सच तो कोई भी नहीं बोलता। और अगर स्पेशली देखा जाए कराची के मामले में और कराची वालों के लिए, तो वो लगता है ऐसा है जैसे कि सबसे जो है वो घूंगनियाँ जो है वो मुँह में चली गई है और वो बोल नहीं पाते कि पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है और इससे पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब जिस तरह आर्मी चीफ ने ये ऐलान किया है, आज फिर उन्होंने उसका इरादा किया है कि जो है वो फौज सियासत से दूर रहेगी। मतलब ये है कि आज तक फौज सियासत में शामिल थी और वो जो भी कुछ उखाड़ा पटा हो रही थी वो फौज कर रही थी। इसका तो मतलब यही है ना। लेकिन इसका एक मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये एक अच्छा ऐलान है। सर अभी तक तो आप बचपन से और इस उम्र तक हम आ गए हैं, आपके बराबर मैं हूँ इंशाल्लाह, तो मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कुछ। मतलब ये अच्छा ऐलान नहीं है। नहीं, ऐलान तो अच्छा है। अच्छा है, अमल दरामद हो ना सर, तो सर बात है हाँ, तो आज ही ऐलान हुआ है, कब से अमल दरामद देखेंगे आप? आने वाला वक्त ही बताएगा ना आजम साहब। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना ऐलान होने से तो ये ऐलान होना अच्छा है ना। कम से कम रोज बता दो। मना कर दिया तो क्या करेंगे। और अब आपने मौजू ही बदल दिया, आपने विकेटें ही चेंज कर दी। थैंक यू एनीवे, शुक्रिया बहुत बहुत। अगली कॉल लेते हैं माजिद बशीर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत सर। अच्छा, बात ये है कि आज इमरान खान साहब का वो केस का फैसला आया है। कुछ करोड़ों का ये मामला है, करोड़ों की कोई गड़बड़ है, चंद करोड़ है, मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ हैं, 6 करोड़ हैं, ऐसे ही है। तो लेकिन बात ये है कि ये सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पंजाब और ये केटी, इनके मामला तो कुछ बेहतर हैं, लेकिन ये सिंध में तो करप्शन के झंडे गाड़े जा रहे हैं। आज से नहीं तो 14-15 साल से गाड़े जा रहे हैं और अंधाधुंध करप्शन हो रही है। यहाँ पर तो आके सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये अदलिया कहाँ गए, ये बाकी स्टेक होल्डर कहाँ गए, और ये सारे मामला ये तो समझ से बाहर हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड इतना क्यों है। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तजर्बात तो पाकिस्तान में 1947 से हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। चले ठीक है, तजर्बात तो हो रहे हैं, उनका अच्छा या बुरा जो भी नतीजा निकला, लेकिन इस वक्त जो है ना मुल्क की हालत तजर्बात वाली नहीं है। मेरी तो रिक्वेस्ट है जो स्टेक होल्डर हैं ये तजर्बात बंद कर दें, क्योंकि जो है ना लोगों की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। कारोबार गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से जो है ना कारोबार बहुत डाउन होते जा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि कराची में लोग चीर फाड़ रहे हैं एक दूसरे,
इतना ज्यादा इस वक्त वो चोरी और डकैती का माहौल है। यहाँ पे लोग सड़कों पे मर रहे हैं, लुट रहे हैं, इस वक्त चीर फाड़ रहे हैं लोग एक दूसरे को, और ये काम आगे बढ़ेगा और पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। कराची में आसान है इस वजह से अभी पहले शुरू। बहुत आपकी बात 100% सही है बशीर साहब। बशीर साहब ने पॉइंट उठाया था कि कुछ करोड़ों की बात है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। बात करोड़ों की नहीं है। अब अगर हम टेक्निकल बात करें तो जो लिखा हुआ है ना इलेक्शन कमीशन की पॉइंट 35 में, जो 2 ही सफ़े हमारे सामने हैं, उसमें है कि रिस्पोंडेंट हैज़ डिलिबरेटली कंसील्ड फैक्ट्स, कि ये जो उनको जो तोहफे मिले हैं वो उन्होंने अपनी जो सासों की जो रिपोर्ट होती है उसमें नहीं दाखिल किए, मतलब छुपाए हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन फिर आप ये भी सोचें कि जब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था तो किस चीज़ पे किया गया था कि आपने 10,000 दिरहम की तनख्वाह जो आपको मिलनी थी आपने नहीं वसूल की, वो एक आपका असासा है और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। आज के रेट से ये बनता है तकरीबन 1,60,000 रुपए। तो इससे फिर आप और दूसरी बात ये कि हम जो है ना आमतौर पे परसेप्शन पे फैसले करते हैं जब हमारी मर्जी होती है, और जब हमारी मर्जी होती है तो हम कहते हैं देखें जी अदालत ने इसको मुजरिम साबित कर दिया। अब जरदारी के साथ यही हुआ। परसेप्शन जो भी है आपके सामने है, लेकिन आज तक नैब के सबसे ज़्यादा केसेस गालिबन और FIA में उन्हीं पे आसिफ जरदारी और उनके हैं। अच्छा, एक भी साबित नहीं हुआ है। अब एक भी साबित होने से आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि साहब इन्होंने देखें जी इदारे जो हैं वो उससे मिले हुए हैं। दूसरे आप ये भी कह सकते हैं कि देखें जी परसेप्शन है लेकिन असल में उसने करप्शन नहीं की। तो आप फेंस के किस तरफ हैं डिपेंड इस पे करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी करप्ट हो या करप्ट ना हो। तो हम जो है कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद। हाँ, इसमें सबसे जो अलग बात है ना वो ये कि बाकी सारे जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो करप्शन पे उस तरह से ख़ुद को पारसा करके पेश नहीं करते जितना खान साहब ने किया। और आज जो फैसला आपके सामने भी है, उन्होंने कहा है कि जी झूठा बयान हल्फी, उन्होंने कहा आपने हकायक छुपाए, उन्होंने कहा आपने मिस डिक्लेरेशन किया, उन्होंने कहा ये सब बदउनवानी के ज़ुमरे में आता है और इसलिए आप पर फौजदारी का मुकदमा होना चाहिए। अब इमरान खान और ये पहली दफ़ा हुआ है। फेयर इनफ। और इसीलिए ये सबसे एक गैर मामूली बात है कि जब आप होलियर देन दाव करके ख़ुद को पेश करते हैं तो फिर आपको अपने आप को स्टैंडर्ड पर रखना पड़ता है। और ये कि डिनायल मोड में तो लूनी भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं, तो इसमें कोई नई बात। इस हमाम में सब वही है डिनाइल में। डॉक्टर साजिद है हैदराबाद से। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो जिलानी साहब को आपके प्रोग्राम में शामिल होने पे बहुत देर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दूसरा ये कि जैसा कि आपके प्रोग्राम का नाम ज़रा हटके, तो मैं भी ज़रा सियासत से हटके बात करूँगा। चलिए, अच्छी बात है। जो मेरा जो ताल्लुक है वो डेंटिस्ट्री की फील्ड से है एंड आई एम वर्किंग एज मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मैं रेजिडेंसी कर रहा हूँ लम्स जामशोरों में। तो मैं बात करूंगा सिंध में बढ़ते हुए ओरल कैंसर के केसेस के बारे में और सिंध हुकूमत की इग्नोरेंस और नाअहली से। ठीक है सर। जैसा कि आपको पता है सर कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे अपनी कारकर्दगी में बड़े फख्र से बताते हैं कि सिंध में हमने सेहत की इंटरनेशनल मयार की सहूलियात मुहैया की हैं, लेकिन शायद अभी तक उनको मालूम नहीं कि सिंध के अवाम इस वक्त सहूलियात के फुकदान की वजह से ओरल कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं। आज भी जो है वो डेली अगर मैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद की OPD में बैठता हूँ तो 2 से 3 नए केसेस ओरल कैंसर के सामने आते हैं। ये एक बड़ी तशवीश की बात होनी चाहिए सिंध हुकूमत के लिए। और इसका सबसे बड़ा सबब एक तो ये है कि आम जो अवाम है उनमें अवेयरनेस ना होने की वजह से गुटखा और पान जो है वो कॉमन है। और उसका दूसरा सबब यह है कि सिंध के हॉस्पिटल्स में डेंटल सर्जन्स जो हैं उनकी अदम दस्तयाबी है। अगर हम 2008 से 2022 का डेटा लें तो सिंध हुकूमत ने 284 डेंटल सर्जन्स भर्ती किए हैं अब तक इतने सालों में। और इस वक्त सिंध में 17,000 के करीब डेंटल सर्जन्स बेरोजगार हैं। और हर साल सिंध गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से 1500 से 2000 डेंटल सर्जन जो है वो डिग्री लेके पास आउट होके निकलते हैं। डेंटल सर्जन या डेंटल डॉक्टर? मतलब डेंटिस्ट।
डेंटिस्ट, यू कैन से बोथ, डेंटिस्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो हुकूमत अगर ये समझती है कि सिंध के हॉस्पिटल्स में और सिंध की आवाम को डेंटल की जो सहूलियात हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध में जो कॉलेजेस हैं उसमें सबसे पहले एडमिशन्स बंद करके जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको रोकें, वो अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें। दूसरा, रिसेंटली कुछ दिन पहले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 50 सीट्स अनाउंस की हैं डेंटल सर्जन की, और जो मेरे ख्याल में अवाम के साथ और डेंटल सर्जन के साथ दोनों के साथ ज्यादती है। और आपके इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मामले को आप भी जरा हुकूमत तक पहुँचाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डेंटल सर्जन को हक देंगे। थैंक यू। ठीक है, तो मतलब कि ट्रेनिंग हो रही है, मार्केट में आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। और दोनों चीज़ें ना, एक तो आपको रोकथाम करनी है कि लोग इतनी छालिया गुटखा, दूसरा फिर आपने ट्रीटमेंट भी देना है। इस वक्त आपको पता है कि पान हमारे यहाँ बहुत सारा जो है वो वैसे तो इंपोर्ट होता था, लेकिन अभी अगर आप ये ठट्टा वगैरह में जाएं वहाँ पे लोकली इतना ग्रो कर रहा है। 8 साल का बच्चा भी पान खाता है। हाँ। जहाँ चाय का होटल है वहीं पान की दुकान है। शायद मतलब पान के पत्ते का इतना मसला शायद नहीं है, लेकिन ये जो मतलब क्विक लाइन उसी में सारा वो केमिकल, लेकिन मेरे ख्याल गुटखा से ज़्यादा गुटखा इज मोर। तो असल मसला ये कि जो सरचश्मा है उस पर जब तक आप डक्का नहीं लगाएंगे तो आगे तो पानी जाएगा। अच्छा, बड़ी बार मैंने कैंपेन देखी है गुटखे के खिलाफ, बिल्कुल उस तरह जैसे मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक की कैंपेन नहीं होती। जी, ट्रैफिक की कैंपेन। और सिंध में मेरा ख्याल है कि कोई 150-200 बार तो मैंने ऐलान देखा है कि आज के बाद प्लास्टिक के बैग किसी के पास नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो जो अभी मैं शॉपर लेके ये टोटल एक अवामी इशू है जो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है ना। वैसे इस पे आगे जाते हुए इस पे अगर सियासत से थोड़ी सी फुर्सत मिली, पाबंदी पे अमल दरामद ना होने का मतलब ये है कि मेज के नीचे भी माल खिसकाया जाता है। लंबा सर हर शाख पे माफिया बैठा हुआ है। अहमद फराज साहब हैं दुबई से। जी फराज साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इतना लंबा आपने मुझे होल्ड कराया, मुझे लग रहा था मैं भी ना आए लोग। नहीं सर, हमने आपकी कॉल हमने ऊपर किया क्योंकि आपने दुबई से कॉल किया। आपसे ज्यादा कीमती है। थैंक यू सो मच सर। तो मैं तो आज जो डिसीजन आया थी उसकी बात कर रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही इस पे रहूँ या खुश हूँ। तो खुशी की बात यह है कि अगर ये इतनी ऑनेस्टी आ गई है और माशाल्लाह से इतना मतलब क्राइटेरिया है ऐसा कि जो कोई भी एम्बेसलमेंट छोटी भी उस पर आप नायल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है, फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो कितने लोग नायल हो सकेंगे इसमें? काफ़ी। आप किस के को चाहते हैं? हाँ, आप नाम बताएं बस आप। मुझे तो लगता है सारे ही हो जाएंगे। तो ये जो तोशा खाने वाले तोहफे हैं, ये तो सिर्फ क्या प्राइम मिनिस्टर को ही मिलते हैं ना? ये जनरल पर्क्स तो बाकी लोग भी एंजॉय करते हैं ना, जो विदाउट यू नो। तो अब आप बताएं, आप खुश हैं, गमगीन ज्यादा हैं, खुश ज्यादा हैं? नहीं, आपको भी पता है सब लोग ही गमगीन। तो देखते हैं सर। हाँ जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कॉल करने का शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये घूम फिर कर रिलीफ मिली जाएगी। मैं पता नहीं, मेरा गट फीलिंग है। अक्सर मेरी गट फीलिंग, तो खैर गट फीलिंग की भी जरूरत नहीं है। मेरी गट फीलिंग हमेशा गलत होती है वैसे। अच्छा, आरिफ हसन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर, पहला है तो एक सवाल आप लोगों से, आप हजरात से है कि आप लोग ये इतने अरसे से प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्राम इस्लाह माशरे के लिए मुफीद है? नहीं। आप लोग नजर में नहीं, हरगिज़ नहीं। जो है वो सियासतदानों की तरह ही की आ रहा है कि आज कुछ कह दो कल फिर बदल जाओ। क्या आप लोग समझते हैं कि ये आपका जो प्रोग्राम है जरा हट के, ठीक है, ये जो है वाकई जरा हट के है? आप बताएं ना, तो आप बताएंगे ना, हम कैसे बता सकते हैं? आप बताएं, आपको क्या लगता है? नहीं मैम, ये तो ऐसे का मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि वाकई आप खूबसूरत है। मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ इसका? आप बताएं। मैं तो ये समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम इस्लाह के लिए हो रहा है। अगर कोई सुनना चाहे
यहाँ तो कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है ना, जब भी तो ये अच्छा बाखुदा हमारा ये ख्याल नहीं है जो आपका है कि इस्लाह माशरा के लिए ऐसा मेरी तो तनख्वाह मिलती है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे बिल देने होते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एनीवेज इंजीनियर मजहर अली साहब हैं नवाबशाह से। ओहो हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कल इत्तेफाक से जाना हुआ मेरा नौशहरों और उससे आगे मोस्ट प्रोबेबली जिलानी साहब का होम डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। थरी मीरवा तहसील का जो हाल देखा मैंने, यकीन माने वहाँ लोगों को फैसिलिटीज चलें छोड़ें वो तो अपनी जगह है जो भी है, और अब जो इस वक्त वहाँ डेंगू और मलेरिया का जो हमला है, और वो ऊपर ही रेलवे लाइन के पास पे मैंने देखा कि वो बैठे हैं और कोई इतने खास टेंट भी नहीं है जो ढके हुए हैं, वो किस तरह जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं। खुदा रहा कोई हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध का कोई जागे और जाके उनकी देखे। और हॉस्पिटल का मैंने असर देखा, जो हेल्थ सेंटर है वो सब डूबे और तबाह हुए हैं, तो वो डॉक्टर्स कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सर? उनको आना चाहिए, फ्रंट फुट पे आए, उनको वहाँ तो देखें उनकी हालत क्या खराब है सर। बस यही स्पेशली नहीं, ये आपने बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की। देखें सैलाब किस तरह से हमारे जहनों से उतर गया है। कौन सा सैलाब? और इन्होंने जो इलाका मेंशन किया है ठरी मीरवा, वो तकरीबन वहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं जो हमने दादू की देखी हैं कि अभी भी कई फीट पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे गंदम की बोयाई नहीं हो रही, स्कूल बंद पड़े हैं। इन्होंने कहा डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे वहाँ पे। तो ज़ाहिर है कि इंजीनियर साहब ने हमें ना शो के एंड में एक रियलिटी चेक दिया है। बिल्कुल सही है, रियलिटी चेक दिया है कि जो के बारे में हम बातें कर रहे होते हैं ना यार, ग्राउंड पे कुछ और चल रहा है, ग्राउंड पे कुछ और चल रहा है। इजाज़त दीजिए फिलहाल, खुदा हाफिज़, मंडे को मुलाकात होगी।